वैसे तो हम जानते हैं कि डिप्रेशन किसी भी एज के इंसान को हो सकता है। कम से कम सबसे छोटी एज का पेशेंट कितने साल का हो सकता है? हाँ, जैसे आपने कहा कि जब दीपिका पादुकोण ने सामने आकर खुल के बात की कि मुझे डिप्रेशन था, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल भाषा में इसकी डिप्रेशन होता क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो डिप्रेशन एक बीमारी है, जैसे डायबिटीज होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, सेम तरीके से ब्रेन के अंदर अगर न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको कॉमन लैंग्वेज में जैसे मुन्ना भाई MBBS मूवी में बताया गया है केमिकल लोचा, अगर आपके ब्रेन के केमिकल्स उसमें उतार चढ़ाव होता है तो वो आपकी मानसिक स्थिति को अफेक्ट करता है। इल्मो अदब के खजाने गुजर गए, क्या थे वो लोग पुराने जो गुजर गए, बाकी है अब ज़मी पे फ़कत आदमी की भीड़, इंसानों को गुजरे तो ज़माने गुजर गए। हेलो, नमस्ते, राम राम जी। मैं इशिका चौधरी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चौधरी पर। दोस्तों, क्यों लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं लगता? वैसे तो मेंटल हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है डिप्रेशन। यस, डिप्रेशन, जिसे लोग कोई बीमारी नहीं मानते और डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं समझते। हाँ, अगर ये हमारी दादी नानी बोलें तो समझ में आता है। दोस्तों, आज का एपिसोड देखने के बाद मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हैं या आपके आसपास आपका कोई प्यारा चाहने वाला डिप्रेशन में है और अगर आप इस खतरे से बचना चाहते हैं तो आज के एपिसोड को ध्यान से सुनिए और समझिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी किसी और को भी ज़रूरत है तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर शेयर करिए। तो बिना देर किए आइए मैं आपको मिलवाती हूँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर पवन सोनार से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी चौधरी पर, और सबसे पहले आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देसी चौधरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इशिका जी, आपको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन सोनार, मैं मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में साइकेट्रिस्ट हूँ और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। ये दोनों सर्विसेज मैं लगभग 20 साल से ज़्यादा टाइम से दे रहा हूँ और मैं आपका काफ़ी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया और इससे मुझे लोगों को एजुकेट करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सर, सबसे पहले तो लोगों को ना बहुत कन्फ्यूज़न है कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये दो अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, राइट? तो लोगों को ना इसमें डिफरेंस ही नहीं पता है। तो अगर आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझा पाएँ कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। साइकेट्रिस्ट प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं जो मेडिकल फ्रैटर्निटी से आते हैं। ओके। जिन्होंने MBBS या साइंस फील्ड लेके MBBS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में साइकेट्री या साइकोलॉजिकल मेडिसिन में डिप्लोमा किया होता है। और साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजी भी स्टडी करते हैं, वो काउंसलर्स भी हो सकते हैं, बट उनमें विशेषता होती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन यानी मेडिसिन लिख सकते हैं अगर किसी मरीज को या जो भी पेशेंट आता है उसको अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ओके। वेयर एज साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आर्ट फील्ड से आते हैं, जनरली MA साइकोलॉजी, जिसमें MA काउंसलिंग साइकोलॉजी या MA क्लिनिकल साइकोलॉजी और भी काफ़ी ब्रांचेस है, और उसमें से आते हैं। वो लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, थेरेपी कर सकते हैं, बट वो लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते हैं, वो मेडिसिन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने साइकेट्री का या फिर मेडिसिन का स्टडी नहीं किया होता है, क्योंकि उनके पास वो डिग्री नहीं होती, ना तो उनके पास लाइसेंस है और ना तो उन्होंने वो सीखा है। तो बेसिक से आपको मेडिसिन और शरीर मेडिसिन से कैसे रिएक्ट करता है, मेडिसिन शरीर से कैसे रिएक्ट करता है, ये सब ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो वो साइकेट्रिस्ट ही प्रॉपर पर्सन है कि जो मेडिसिन भी लिख सकता है और आपकी साइकोलॉजी को भी समझता है, साइकोथेरेपी भी कर सकता है। आजकल लोगों को ना इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, सबसे बड़ी बात है कि लोग उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो सर, डिप्रेशन, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल भाषा में, इसी डिप्रेशन होता क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि डिप्रेशन क्या है या उदासीनता क्या है। जिसे सिंपल लैंग्वेज में आप उदासीनता बोल सकते हैं या अवसाद बोल सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। इसमें ध्यान देना क्यों ज़रूरी, ये भी आपको पॉइंट बताऊंगा। हर 40 सेकंड में एक पर्सन की, एक व्यक्ति की मौत हो रही है पूरी दुनिया में, हर 40 सेकंड में, और उसका वजह है सुसाइड, और हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। राइट। कहीं पे कोई भी डेथ हो जाता है कोई भी दूसरे रीज़न से, हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, किंतु सुसाइड से और कोई मेंटल हेल्थ इशू की वजह से एक व्यक्ति अपनी जान गंवा सकता है, इसका हम लोगों को सीरियसनेस नहीं है। राइट। इसीलिए बहुत बार जो स्पेशली पिछले जनरेशन वाले लोग हैं वो डिप्रेशन को या उदासीनता को काफ़ी मॉरलिस्टिक तरीके से देखते हैं कि जैसे अगर आप स्ट्रांग हो, आप अगर योगा करो, एक्सरसाइज करो तो आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो डिप्रेशन एक बीमारी है
जैसे डायबिटीज होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, जिस तरीके से हार्ट के एलिमेंट्स होते हैं, सेम तरीके से ब्रेन के अंदर अगर न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको कॉमन लैंग्वेज में जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में बताया गया है केमिकल लोचा, Right. अगर आपके ब्रेन के केमिकल्स उसमें उतार चढ़ाव होता है तो वो आपकी मानसिक स्थिति को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से आपको डिप्रेशन या अवसाद होता है। Okay. और वो कोई भी मेडिकल बीमारी की तरह है। कई बार आप उसको सिर्फ बोलो कि अरे अच्छे हो जाओगे, मोटिवेशन दो और बोलो कि यस रनिंग करो, भागो, सिर्फ इन चीज़ों से और सपोर्टिव चीज़ों से डिप्रेशन अच्छा नहीं होता है और वो व्यक्ति और ज़्यादा बैड फील करता है। सो डिप्रेशन की जो सिम्टम्स है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन या DSM नाम का एक क्लासिफिकेशन है, उसके अनुसार डिप्रेशन या उदासीनता कम से कम 2 हफ्ते का ड्यूरेशन होना चाहिए कि 2 हफ्तों से वो जो पर्सन है, मरीज़ है, उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं और उसमें एकदम सैड लगना, मन का या मूड का उदास रहना, कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आना। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने बोला कि 2 हफ्ते तक कंटिन्यू सिम्टम्स दिखाई देने चाहिए। दैट मीन्स कि जो इंसान है वो 2 हफ्ते तक उदासीन मतलब दुखी रहेगा क्या, या उसके मूड स्विंग्स होंगे, कभी वो खुश है या कभी वो दुखी है? 2 हफ्ते में ग्लोबली जो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादातर उसके जो लक्षण हैं वो उदासीनता वाले, दुखी रहने वाले, एनर्जी कम हो जाना, नींद अच्छे से नहीं आना, सुबह जल्दी उठ जाना 4 बजे 3 बजे, या फिर नींद आना ही नहीं। अच्छा, कुछ लोगों में, कुछ पेशेंट्स में नींद बहुत ज़्यादा आता है कि डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं क्योंकि कुछ करने जैसा ही नहीं लगता है। उसके अलावा खाने की इच्छा नहीं होती है। कुछ पेशेंट में डिप्रेशन में भूख बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हर व्यक्ति को डिप्रेशन के उसका जो जेनेटिक्स है उसके हिसाब से अलग अलग लक्षण आते हैं। एक ही तरीके के लक्षण रहेंगे ऐसा नहीं है। डॉक्टर के पास जाए बिना हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हम डिप्रेशन में हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के लक्षण दिख रहे हैं। भूख ज़्यादा भी लग रही है, कम भी लग रही है, नींद ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है। तो जैसे हम बोलते हैं ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है और कुछ जो सूची है या लिस्ट है, आप ऑनलाइन इंटरनेट में भी देखोगे कि डिप्रेशन के स्क्रीनिंग के कुछ टेस्ट होते हैं, उसमें भी आप अगर लक्षण डालोगे तो आपको वो मोस्टली एक्यूरेट आ जाएगा क्योंकि आजकल डिप्रेशन का अवेयरनेस इंटरनेट वगैरह पे काफ़ी है, तो आप उसमें लक्षण चेक कर सकते हो। बट जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, अगर आपको मेडिसिन चाहिए या थेरेपी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर आपको डॉक्टर से अगर आप मिले, साइकेट्रिस्ट से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं खुद एक स्मॉल सिटी से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा कि गाँव में जो छोटी सिटीज़ है ना, वहाँ पे लोगों को मोस्टली ये पता ही नहीं है कि ये डिप्रेशन है, कि अगर कोई परेशान है, दुखी है या सुसाइड कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, वो बच गया फिर भी, लेकिन लोगों को ऐसे लगता है कि उस पर कोई भूत आ गया है या कोई उसको हवा लग गई है, इस तरह से लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो लोगों को तो ये क्लियर ही नहीं है कि डिप्रेशन हो सकता है। इसकी वजह है कि लोग इसको, जो मैंने पहले बताया, कि स्टिग्मा और टैबू समझते हैं और जैसे ब्रेन अपना जो जिससे मन बनता है, जिससे विचार बनते हैं, उसको अपने बॉडी का पार्ट ही नहीं समझते हैं। पेट दुखने लग जाएगा, सोनोग्राफी करेंगे, चेस्ट पेन होगा, ECG कर लेंगे, बट खराब थॉट आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सुसाइड के विचार आ रहे हैं, कुछ बाहर का है। राइट। सो ये चीज़ कैसी है कि इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है और इस वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। तो बहुत बार हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ग्रामीण एरिया से, गांव की तरफ से, वो बहुत लेट आते हैं। कई बार तो 4-4, 5-5, 6-6 साल के बाद आते हैं। गांव में कई बार जो मानसिक रुग्ण है, जिनको सीवियर डिप्रेशन है, जिसकी वजह से उनको कभी कभी साइकोसिस हो जाता है, कभी कभी उनको तो बेड़ियों में जकड़ा जाता है। गांव में, ट्राइबल एरिया में उनको अलग अलग दरगाह पे लेके जाते हैं, उनको अलग अलग मंदिरों में लेके जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ बाहर का है। अच्छा, वो लेके गए, थोड़ा पेशेंट ने नींद अच्छा किया, थोड़ा टाइम सिम्टम अच्छा रहता है, बट बाद में फिर भी वो बीमारी है तो फिर से सिम्टम आ जाते हैं और जहाँ पे थे वैसा ही। तो कई बार इसमें ट्रीटमेंट में बहुत डिले हो जाता है और हम जो गोल्डन टाइम होता है ट्रीटमेंट का, कि जिसमें पेशेंट बहुत अच्छा हो सकता है, उसको मिस कर जाते हैं। खुशी की बात यह है कि कई ऐसे सारे बाबा है और कई ऐसे अंडरस्टैंडिंग लोग हैं कि जो पेशेंट हमारे पास साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा अभी दवा का काम जरूरी है, दुआ हो गई, दिमाग की बीमारी। तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग गांव में, इवन जो लोग फेथ हीलिंग करते हैं उनको भी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। माता पिता को होना ज़रूरी है। जो सोशल वर्कर्स है उनको भी अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे मानसिक लक्षण होते हैं और ये कुछ बाहर की चीज़ नहीं है, कुछ दिखता है, कुछ फील होता है, तो ये सब मन के ही खेल है। हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको ये कह दे कि आप एक बार साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, शायद आप डिप्रेशन में हो, तो लोगों को ना बहुत बुरा लग जाता है, हर्ट हो जाता है कि हम पागल हैं क्या कि हम वहाँ जाएंगे।
तो कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहता है ना, कि मतलब डिस्क्लोज नहीं करेंगे मैं कौन हूँ, तो फिर आप वो कैसे श्योर करते हैं कि हाँ आपकी आइडेंटिटी जो है वो। देखिए, मेडिकल फील्ड में साइकेट्री हो या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल है जो प्रॉपर एमबीबीएस पोस्ट ग्रेजुएट है, हम हमेशा पेशेंट की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो पेशेंट 18 साल के ऊपर एज का है तो हम उसके जो सिम्टम्स है, लक्षण है या जो भी उसका हिस्ट्री है वो उसके पास ही रहने देते हैं। एक हमारे पास सिर्फ मेडिकल डिटेल्स होती है, बट ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है। तो कई लोग हैं जो हमारे पास ट्रीटमेंट आते हैं, कई बार लोग खुद ही नाम बदल के आते हैं, कई लोग ओरिजिनल नाम से आते हैं, बट हम जैसे वैसे उनको ट्रीट करते हैं, हम उनको जज नहीं करते हैं और उनको वो सपोर्ट और दिलासा भी देते हैं कि अगर आप चाहेंगे तो ही हम आपके जो भी सिम्टम्स है या बीमारी है वो आपके कोई रिलेटिव आपकी परमिशन से ही डिस्क्लोज करेंगे। हाँ, अगर वो पेशेंट बच्चा है, युवक है, 18 साल के नीचे उम्र का है और उसके लक्षण अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, सुसाइडल थॉट्स है या बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, तो ऐसे इसमें हम उनके पेरेंट्स को, माता पिता को इन्फॉर्म करते हैं कि ये ऐसा ऐसे बच्चा है, ये ट्रीटमेंट को आए हैं। अभी ये मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में बहुत होता है कि यंगस्टर्स, जवान बच्चे काफ़ी ऑनलाइन सिम्टम देख के ट्रीटमेंट को आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टीवी पे सीरीज़ भी देखते हैं जिसमें उनको थेरेपीज़ है, ट्रीटमेंट्स है, इसका अवेयरनेस काफ़ी अच्छा है। गाँव के साइड में ये थोड़ा कम है, तो वो पेशेंट बच्चे खुद आ जाते हैं और वो क्लिनिकली सच्ची में वो डायग्नोसिस होता है सीवियर डिप्रेशन, सीवियर एंग्जाइटी, बट माता पिता में वो अवेयरनेस नहीं होता है। कभी कभी वो माता पिता पढ़े लिखे भी हो तो भी उनको साइकेट्रिक इलनेस का समझ नहीं होता है। राइट। उनको लगता है कि ये बच्ची बिगड़ गई है, बच्चा बिगड़ गया है, और उनको वो जज करते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो बच्चे ट्रीटमेंट को आए हैं और जब मैंने माता पिता को इन्फॉर्म किया है तो माता पिता ने उनका ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया है। कई बच्चे उसकी वजह से भी बाद में सुसाइड जैसी चीज़ों का शिकार हुए हैं, क्योंकि माता पिता ने उसको सीरियसली नहीं लिया है। सर, आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि एक इंसान को डिप्रेशन है, मतलब इसके टेस्ट कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है? अभी दो चीज़ें मैंने बोली। एक है क्लिनिकल डायग्नोसिस, कि आप साइकेट्रिस्ट के पास आते हो, साइकेट्रिस्ट आपसे डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। सो डिटेल में कि आप किस वजह से मिलने आए हो, फिर आपको क्या क्या तकलीफ हो रही है, फिर जो पेशेंट बताते जाते हैं उसमें हमारे ब्रेन के अंदर का चेकलिस्ट शुरू हो जाता है कि उसने क्या क्या सिम्टम बताए। फिर हम, अगर ड्यूरेशन हमें समझता है कि ड्यूरेशन बहुत बार 3 महीने 4 महीने से भी ज़्यादा है, कि वो पर्सन इतना टाइम से सफ़र कर रहा है या उसको उदासी है, दुखीपना है, लेकिन वो शेम की वजह से किसी को बता नहीं रहा है, डर की वजह से शेयर नहीं कर रहा है, या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं थी, फिर ये ड्यूरेशन होने के बाद हम सीवियरिटी देखते हैं कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो कितने ज़्यादा है। क्योंकि सिर्फ डिप्रेशन है, उदास लग रहा है और उसमें निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं खुद वर्थलेस हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे कोई मदद नहीं हो सकती, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है, मेरी वर्थ ज़ीरो है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, खुद को ब्लेम करना ज़्यादा आना, सेल्फ लोदिंग बहुत ज़्यादा हो जाना, खुद का सेल्फ डिप्रेसिएशन कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और इसके बाद फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। फिर वो सुसाइडल थॉट्स कितने सीवियर है, वो सुसाइडल थॉट्स उन्होंने सच्ची में कुछ प्लान किया था क्या, कुछ पहले अटेम्प्ट किया था क्या, और उनको क्या क्या चीज़ें जिसकी वजह से थॉट्स आते। तो ऐसा ये डिटेल जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमारा डायग्नोसिस और पक्का होता है कि ये डिप्रेशन नॉर्मल वाला, नॉर्मल का मतलब है कि सिर्फ मेजर डिप्रेशन जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा और अभी का है, जिसको मोस्टली अक्यूट ट्रीटमेंट लगेगा। लेकिन कोई डिप्रेशन लंबे टाइम से है और उसका सीवियरिटी भी ज़्यादा है तो उसको ट्रीटमेंट भी उतना एग्रेसिव देना पड़ता है। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया। और दूसरा डायग्नोसिस होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो जिसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, जो जनरली साइकेट्रिस्ट के पास अगर जाओ तो वो रेफर करते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कुछ उनके पास टेस्ट होते हैं, कुछ प्रोफॉर्मा होते हैं जिनमें क्वेश्चंस होते हैं, 200 से 300 क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कार्ड्स होते हैं, और वो क्वेश्चनर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू करते हैं और उसके अनुसार फिर प्रॉपर वैलिड स्केल्स होते हैं, वो लगा के फिर डायग्नोसिस किया जाता है, जिसमें ना सिर्फ डिप्रेशन पर दूसरी भी कोई साइकोपैथोलॉजी है, आपको एंग्जाइटी है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, स्वभाव कैसा है, वो सब चीज़ उसमें आती है। तो जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं वैसे क्लिनिकल टेस्ट में से तो जनरली ये अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है उसको पक्का करने का तरीका होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। बट जब हमारे पास पेशेंट रिलायबल है, पेशेंट को दूसरा कोई गेन नहीं हो रहा है वो चीज़ से, अगर रिलेटिव भी है या दोस्त भी है साथ में जो वो दावे को पक्का कर रहे हैं, तो हम कंफर्म करके, सुनिश्चित करके उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं कि हाँ ये डिप्रेशन है, एंड उस डायरेक्शन में फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ओके।
और सर ये ट्रीटमेंट को कितना टाइम लगता है कि अगर इनिशियल स्टेज पे है तो जाहिर सी बात है कि टाइम कम लगेगा, और अगर वो थोड़ा सीवियर हो गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है? अभी डिप्रेशन के अवसाद के प्रकार होते हैं। एक डिप्रेशन जो मेजर डिप्रेशन मैंने अभी बताया, बहुत बार वो 2 हफ्ता या उससे ज्यादा टाइम वाला, लेकिन अभी आया है, फर्स्ट टाइम आया है। और अगर आपको इसके साथ फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, आपके माता पिता या कोई ब्लड रिलेटिव है खून से जुड़े हुए, उनको अगर कोई डिप्रेशन या ऐसा सीवियर बीमारी का हिस्ट्री नहीं है, तो बहुत बार आपको 3 से 6 महीना ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ओके। डिपेंडिंग ऑन इवन फैमिली सिचुएशन। देखो, अगर किसी का जॉब लॉस हो गया है, वो पर्सन का सीवियर ब्रेकअप हो गया है और वो पर्सन अकेली या अकेला है, तो कई बार उसको ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा टाइम चालू रखना पड़ता है, 6 महीने से 9 महीने तक चालू रखना पड़ सकता है। ओके। किसी का ड्यूरेशन ऑफ इलनेस 3 महीने का है मिनिमम, कि 3 से 6 महीने से उसको डिप्रेशन है, तो वो सब मेमोरी में 3 से 6 महीने में डिप्रेशन कैरी कर रहा है, तो ये मेमोरी की वजह से अंदर ब्रेन में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो उसको कई बार जो ट्रीटमेंट है वो 18 महीने तक चल सकती है, 1.5 साल तक। ओह। हाँ, और कुछ पेशेंट है जिसको अलग टाइप का डिप्रेशन है, क्रॉनिक डिप्रेशन। वो डिप्रेशन 2 साल 4 साल 6 साल से चल रहा है। बहुत कम टाइम है कि वो कम होता है, बट मेजॉरिटी टाइम वो रहता ही है। और कुछ डिप्रेशन है कि जो 3-4 साल से है बट वो अच्छे ही नहीं हो रहे हैं, वो रेजिस्टेंट डिप्रेशन में आते हैं। उनका ट्रीटमेंट मॉडलिटी अलग है, उनको कई बार 8-10 साल या कभी कभी लाइफ टाइम भी ट्रीटमेंट चलता है। ओह गॉड। और एक डिप्रेशन का तरीका है या प्रकार है कि जिसमें रिकरेंट डिप्रेशन होता है, यानी पेशेंट को डिप्रेशन आएगा, कोई स्ट्रेस की वजह से आएगा या बिना स्ट्रेस का भी आता है। बहुत बार लोगों को ये भी लगता है, जो गांव में या घर में काउंसलिंग करते, कि तुझे किस चीज़ का टेंशन है, तुझे क्यों डिप्रेशन आ गया। बिल्कुल। तो डिप्रेशन ये सोच के नहीं आएगा कि कुछ टेंशन है कि नहीं। तो कितने सारे लोग हैं, फेमस सेलिब्रिटी है जिसको डिप्रेशन हुआ था, तो उसको लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं था, वो हैप्पी थी, उसको सब मिल रहा था वो। लाइक हाँ, जैसे आपने कहा कि जब दीपिका पादुकोण ने सामने आकर खुल के बात की कि मुझे डिप्रेशन था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद बहुत सारे लोग आगे आए कि हाँ हमें भी है। तो ऐसे कभी कभी बड़े लोगों को, जिनको लोग आइडियल मानते हैं, उनको सामने आके सच बोलना चाहिए। हाँ जी, अवेयरनेस के लिए उस चीज़ ने बहुत अच्छा काम किया। उसकी वजह से जो उनको रोल मॉडल मानते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो लोग आते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ये चीज़ है और मुझे करना चाहिए। तो जैसे पॉइंट ये था कि सब अच्छा होके भी आपको डिप्रेशन आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया और फिर ही डिप्रेशन आया। तो रिकरेंट डिप्रेशन पे मैं था पॉइंट। रिकरेंट डिप्रेशन ऐसा होता है कि एक बार आता है, फिर अच्छा हो जाएगा ट्रीटमेंट से, जो भी आपने लिया 6 महीना या 1.5 साल, फिर आपका मेडिसिन बंद हो गया और फिर 3-4 साल 5 साल के बाद कभी तो आएगा। ऐसा भी होता है जब कोई लाइफ में बड़ा स्ट्रेस आ गया या फिर कुछ डाउन साइड चल रहा है, सो मोस्टली उसमें ट्रिगर स्ट्रेस होता है, तो वो रिकरेंट डिप्रेशन होता है। तो उसमें भी पूरा लाइफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बट इंटरमिटेंटली जैसे डिप्रेशन आता है और सीवियरिटी बढ़ती है, क्योंकि वो सहनशीलता के बाहर होता है, तो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। ओके। और जो लाइफ टाइम का भी ट्रीटमेंट है वो बहुत कम लोगों को लगता है। तो पूरे डिप्रेशन केसेस में लगभग 20-30-40 मैक्सिमम 40% लोगों को ही लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लगता है, पूरा लाइफ का। तो लोगों का ये भी रॉन्ग समझ है कि एक बार मुझे डिप्रेशन हुआ या एक बार मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया तो मुझे पूरा लाइफ गोली लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और मिथ है, उसको निकाल दो। दूसरा ये है कि डिप्रेशन का गोली है तो बहुत सारा गोली बहुत सारे साल पूरा लाइफ लेना पड़ेगा, ये भी रॉन्ग है। जैसे डिप्रेशन इंप्रूव होता है और आप अपने साइकेट्रिस्ट से रेगुलर विजिट करते हैं, फॉलोअप करते हैं, तो आपका गोली खुद डॉक्टर ही बाद में कम करते हैं कि जैसे आपका इम्प्रूवमेंट्स है। इम्प्रूवमेंट्स नहीं है या लाइफ में कुछ स्ट्रेसर है तो डॉक्टर नहीं करेंगे, बट अगर इम्प्रूवमेंट्स है और आपके लाइफ स्ट्रेस भी कम हो रहे हैं तो डॉक्टर ही विल और शी विल ट्राई टू रिड्यूस योर मेडिसिन। तो कई बार ऐसा होता है कि जो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट मेंटेन पे है पेशेंट्स, वो केवल 1 या 2 और वो भी सुरक्षित मेडिसिन पे होता है, कि जिससे ना लीवर ना किडनी ना ब्रेन ना हार्ट को कुछ प्रॉब्लम होगा। जैसे आपने कहा कि इस तरह से दवाई देनी है या इतने टाइम के बाद बंद हो जाएगी, मतलब ये इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जो भी डॉक्टर्स है, साइकेट्रिस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट, वो मोस्टली अवेयर है और एजुकेटेड है और उनको ये पता रहता है और वो डिस्कस भी करते हैं। देखो, प्रॉब्लम ये है, अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्टर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको अगर टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, आप दूसरे डॉक्टर को मिलिए कि जो आपसे बात करने के लिए टाइम रखते हैं, बात करते हैं। कई बार एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने की वजह से भी पेशेंट्स कंफ्यूजन में होते हैं। राइट। तो ये, लेकिन एक दूसरे से बात करके
इससे रास्ता निकाल सकते हैं। तो डॉक्टर मोस्टली अभी जैसे समझ लीजिए कि फर्स्ट एपिसोड आया और फर्स्ट ही एपिसोड है, अभी इसमें भी देखा गया है कि स्त्रियों में थोड़ा सा लेट आ सकता है सीवियर डिप्रेशन, जो मेल्स में थोड़ा जल्दी आ जाता है। सीवियर डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, और वो डिप्रेशन अभी फर्स्ट एपिसोड है, तो कोई भी डॉक्टर ये पूरा लाइफ चलेगा ऐसा बोल नहीं सकता है। पर जब डॉक्टर ट्रीट करने लग जाते हैं, जब सिम्टम्स आते हैं, परसिस्टेंट रहते, तभी समझता है कि ये पूरा क्रॉनिक हो रहा है। तो ऐसा कई बार फर्स्ट इसमें पहले 1 महीने में इवन डॉक्टर भी नहीं बोल पाएंगे अगर वो फर्स्ट एपिसोड है कि वो कितना टाइम चलने वाला है। तो कई बार डॉक्टर भी क्लूलेस होते हैं, जब वो डिसीज का प्रोग्रेशन देखते हैं, उसके सिम्टम्स देखते हैं, तभी वो खुद भी डिसाइड कर पाते हैं कि ये कौन से टाइप का डिप्रेशन है। कभी ऐसा हो सकता है कि एक इंसान को पूरी तरह से डिप्रेशन में से निकाल के एक खुशहाल जीवन की तरफ ले जाया जा सके, ये पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है, और ऐसे हमारे सब साइकियाट्रिस्ट मित्रों ने, मैंने खुद ने कितने सारे पेशेंट्स को सीवियर डिप्रेशन में से अच्छा किया है, और वो एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। Okay. कुछ लोगों को मेडिसिन चालू है, कुछ लोगों को मेडिसिन चालू नहीं है। सो देयर आर मेनी पेशेंट्स कि जिनका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट बंद हो गया है और वो काफी हैप्पी और खुशहाल लाइफ जी रहे हैं और अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। सर एक बात बताइए कि ये जो डिप्रेशन का जो रेशियो है ये विमेंस में ज़्यादा क्यों है? एंड इनफैक्ट आप बिलीव करेंगे, मैं अपने होम टाउन जाती हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और सुना है। लोग क्या बोलते हैं कि ये औरतें काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना कर रही हैं, इनको काम नहीं करना, घर नहीं संभालना, बच्चे नहीं संभालने, इसीलिए ये तरह तरह के बहाने बना रही हैं। सच्ची में बहुत दुखद है। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वो जो औरतें हैं वो कैसे बिलीव करवाएं, कैसे यकीन करवाएं कि हाँ सच में उनके साथ कुछ तो गलत हो रहा है? आपने जो पहला सवाल पूछा कि औरतों में इसका प्रमाण रेशियो ज़्यादा क्यों है, हाँ। रेशियो ज़्यादा है, उसकी वजह है कि भारत में मोस्टली फीमेल्स एक सप्रेस टाइप में रहती है, एक कल्चरल प्रेशर में रहती है, तो उसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। उनको जनरली डिप्रेशन में बॉडीली फिजिकली सिम्टम्स ज़्यादा फील होते हैं, वो काम करने का एनर्जी नहीं लगते है, उनको थकान लगता है और चिड़चिड़ बहुत आता है। ये फीमेल्स में और बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा बात, उनको मासिक धर्म की वजह से औरतों में हार्मोन्स में अप डाउन बहुत होता है, इसीलिए भी उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा होते हैं। तो ये समझने वाला हस्बैंड भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए और परिवार भी चाहिए। और जब वो देखते हैं कि ओवरऑल वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो अंदर से फिर वो घुटन की वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स और बढ़ते जाते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन चाहिए इसके लिए कि औरतों में थोड़ा डिप्रेशन ज़्यादा ही है और उनके सिम्टम अलग अलग तरीके से आएंगे। कई बार जिनको ग्रामीण इलाके में जिनको माता आती है या जिनको भगवान आते हैं, कई बार उनको अंडरलाइंग, आपने भूल भुलैया मूवी देखा होगा, तो अंडरलाइंग उनको डिप्रेशन वगैरह ऐसे इश्यूज ज़्यादा रहते हैं, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से वो बाहर आते हैं। ओह, जब आप उनको समझते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो गायब हो जाता है। बट गांव में यही है जो अपन बात कर रहे थे कि हर चीज़ को कुछ बाहर का है, कुछ भगवान का है या कुछ शैतान का है, ऐसा समझ के उसको इग्नोर किया जाता है। कि हाँ ये मैंने भी देखा है। आपने जो कहा ना कि औरतों में माता आ गई, तो आप ये कहना चाहते हैं ये डिप्रेशन का पार्ट है? हाँ जी। ओह माय गॉड। अगर कोई पुरुष है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जैसे समझ लीजिए गांव में कोई महिला है कि जिसको कुछ काम करना है, उसको इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन घर के उसके बहुत प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं तू घर में ही रहना है, सब यही संभालना है, कुछ नहीं करना है, और उसको बहुत ज़्यादा ऐसे कामों में लगाते हैं कि जो उसको करने की इच्छा ही नहीं है, और उसको रास्ता भी नहीं बाहर निकलने का। रीज़न कि वो ना तो इंडिपेंडेंट है, ना तो उसको उसके फैमिली का सपोर्ट है, मायके का। तो फिर उसको इस तरीके से वो एक्सप्लोजन होता है कि कोई उसको माँ आने लग जाएगी, फिर वो कुछ बताने लग जाएगी कि हाँ ये बिटिया ऐसे, इस वजह से फिर घर वाले उसको ध्यान देने लग जाते हैं, उसका काम का बोझा कम हो जाता है। अभी ये भी वो सोच समझ के नहीं करती है, ये भी सबकॉन्शियस ही मैकेनिज्म है, एंड बिकॉज उसका अंदर का जो फीलिंग्स है वो दबा था, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, इस वजह से वो ऐसे बाहर आते हैं। तो ऐसे कितने सारे पेशेंट है जो जिनका कभी कभी वो आइडेंटिटी चेंज फील कर देते कि वो दूसरा ही कुछ है, ऐसे नहीं है, भूल जाते हैं। ये सब डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से होते हैं। सी मतलब इतना ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना और लोगों को समझना, उसके बाद भी और लोग, महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा है और उनको समझा नहीं जाता है, और इसकी वजह से उनको फिर दूसरे बॉडीली सिम्टम बहुत आते हैं। बॉडी में पेन होना, पीठ दर्द होना, पैरों में जलन और दर्द होना, मासिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होना, और बाल झड़ना, नींद अच्छे से नहीं आना। बट बहुत बार ये सहा जाता है, सिर्फ बताया नहीं जाता है क्योंकि समझ नहीं होती। ना तो वो फीमेल को खुद पता है, ना तो इसके परिवार को पता है कि ऐसे बीमारी होती है, डिप्रेशन होता है जिसमें ऐसा लगता है। सी सर मतलब एक केस था, तो उनको
पता नहीं डिप्रेशन था कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी फैमिली उनको दिल्ली में ही किसी डॉक्टर के पास लेके गई, और फर्स्ट टाइम वो वहाँ पर गई थी, तो उन्हें बहुत इतनी सारी मेडिसिन दी, पूरा थैला भर के। एंड वो जब सुबह दवाई खाती थी ना, तो वो खा के और फिर वो शाम को 7 बजे तक सोई रहती थी। बच्चे नहीं, फैमिली नहीं, घर नहीं, काम नहीं, कुछ नहीं देख पाती थी, पूरे टाइम सिर्फ सोती रहती थी। शाम को 7:30 7 बजे उनके हस्बैंड या कोई तो उनको जगा के फिर से दूसरी शाम की दवाई खिलाते थे, तो फिर वो अगले दिन सुबह तक सोई रहती थी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो सर फिर उनकी ये हालत देख के कि ये किस तरह की दवाई है, सिर्फ नशा ही नशा दिखाई दे रहा था। एंड उनको देख के ना जो लोग और जाने का सोच रहे थे, फिर वो भी नहीं गए कि ये तो पागल ही हो गए, मतलब वो पागल कंसीडर करने लगे उनको। क्योंकि अगर वो कभी उठती थी भी ना वॉशरूम जाने के लिए या 1-2 रोटी खाने के लिए, तो तब भी मतलब उसका माइंड वैसे उसी नशे में, दवाइयों में ही रहता था, तो लोगों को ये लगता था कि ये तो पागलपन की तरफ जा रही है। ये सही है। सो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए पेशेंट्स और जो रिलेटिव्स हैं उनको एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अभी साइकेट्री में बहुत सारी बीमारियां हैं। सो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है वो काफ़ी बड़ी है, यानी 3-4 हज़ार पन्नों से भी ऊपर है। तो ये इस वजह से क्योंकि बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं। आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी को स्वीकारा जाता है, इसलिए लोग डिप्रेशन वर्ड बोल देते हैं। पर हो सकता है कि जिसका आप बात कर रहे हैं वो पेशेंट को कुछ और बीमारी था, और वो बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर है या फिर स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसकी पहले स्टेज में पेशेंट सो ही नहीं रहे, पेशेंट को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। ऐसे इसमें जब मेडिसिन स्टार्ट होते हैं तो पहले 6-7 दिन में स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा होता है, पर अगर डॉक्टर ने ये अच्छे से एजुकेट किया है और डॉक्टर ने बताया, तो फिर रिलेटिव और पेशेंट समझते हैं कि ये नॉर्मल है। और या फिर आप 7 दिन में जाके डॉक्टर को मिलते हैं, फिर डॉक्टर खुद ही समझते हैं कि कभी कभी पेशेंट को सुस्ती ज़्यादा हुई, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कैसे, फिर डॉक्टर उसके डोज कम करते हैं। बट अगर आप अपने आप से ही डोज ले रहे हो, आपने अपना एजुकेशन समझा नहीं है क्या चीज़ है, अगर मेडिसिन के साथ आप पानी का इंटेक अच्छा नहीं रख रहे हो, तो आपको स्लीपीनेस या ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा आएगा। तो अगर प्रॉपर एजुकेशन होगा ना, तो वो समझ में आएगा। बट यही होता है कि एक्चुअली किसी और का कोई और बीमारी है जिसकी वजह से सब डर जाते हैं कि वो ट्रीटमेंट से ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ सो रही है या सो रहा है। बट अभी आजकल के जो साइकेट्रिक मेडिसिन है ना, वो सब अलर्टनेस और अवेयरनेस वाले हैं। आज सब बिजनेस वाले लोग आते हैं, काम करने वाले लोग आते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी मेडिसिन दी जाए कि जिससे पेशेंट एक्टिव भी रहे, सब काम करे और प्रॉपरली हैप्पी रहे या डिप्रेशन में से इम्प्रूव भी हो। लेकिन कभी कभी जब सीवियर डिप्रेशन होता है, जिनको सुसाइडल डिप्रेशन है, बट वो रिलेटिव को नहीं बता रहे कि उनको सुसाइडल थॉट आया हो, उन्होंने अटेम्प्ट किया, ये सिर्फ डॉक्टर को बताया है। फिर डॉक्टर उनको सुसाइडल थॉट कम करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, कई बार उसमें पहले 6-7 दिन सिर्फ सोना होता है, फुल रेस्ट होता है। अभी इसका भी रीजन है कि पेशेंट के पास पैसे नहीं है, वो बोलते हैं कि हम एडमिट नहीं कर सकते पेशेंट को। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इनको पूरा आराम करने दो, घर पे 6-7 दिन पूरा ज़्यादा से ज़्यादा सोएगी, लेकिन वो सोने में उनका इम्प्रूवमेंट होता है। फिर आप 7 दिन के बाद जब लोगों को मिलोगे, पेशेंट को मिलोगे, उस टाइम फिर डॉक्टर उसके डोज, उनके सिम्टम पूछते हैं कि भाई सुसाइडल थॉट्स कैसे, अभी कम है कि नहीं है, वैसे कम किए जाते हैं। तो ये स्लीपीनेस हमेशा नहीं रहता है। और विजिट करने वाला क्रॉस सेक्शन में आके देख के उसने देखा कि ये बहुत स्लीपी है, बहुत ड्राउजी है, तो पागल दिख रही है अभी, बट उसको हिस्ट्री कुछ पता नहीं कि इस पे क्या गुजर रही थी, क्या चीज में से जा रही, वो कुछ अलग ही जजमेंट कर ले। आप 7 to 8 डेज के लिए बोल रहे हैं कि वो उसको थोड़ा नींद आएगी, रह सकता है, लेकिन उन्होंने 6 महीने तक मेडिसिन खाई और 6 महीने तक से वो सोती ही रही। मुझे लग रहा है कि उन्होंने फॉलोअप अच्छे से नहीं रखा। अगर वो जल्दी जाते थे या फिर उनको लगा कि ऐसा चल रहा है, तो वो डॉक्टर चेंज कर सकते थे। मेरा ये सलाह है कि जब आपको लगता है कि बहुत स्लीपीनेस आ रहा है, पर्सन फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आप दूसरे डॉक्टर को मिलिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर पहले डॉक्टर से आपने बात करके भी वो सिम्टम अगर कम नहीं हुए तो। बट मोस्टली क्या होता है, गाँव की तरफ कई बार पेशेंट्स को आने में बहुत दिक्कत होती है। अभी मेरे कोई अगर स्टेबल पेशेंट्स है, वो इलाहाबाद से आ रहे हैं, प्रयागराज से आ रहे हैं, या वो दिल्ली से आ रहे हैं, तो मैं उनको लगभग 3 महीने का अगर गोली दे दूँ स्टेबल पेशेंट को, तो मुझे 3 महीना तो पता ही नहीं चलेगा वो कैसे है। तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अगर स्लीप ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लेके कंसर्न कर दिखाने का कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सो डॉक्टर समझते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है। तो कई बार ये भी होता है, या केमिस्ट से डोज लिया, उसको प्रॉपर देखा नहीं है, रीड नहीं किया है, कभी कभी वो ज़्यादा डोज ले लिया, उसकी वजह से भी हो सकता है। आपको भी किसी को देख के ऐसा लगा हो कि नहीं ये केस तो मतलब बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे है, कोई ऐसा केस आप बताना चाहेंगे? डॉक्टर लोगों के लिए एक्चुअली ऐसे कुछ सेंसेशनल कुछ होता नहीं है, नेक्स्ट लेवल का ऐसे ऐसे कुछ चीज़ होती नहीं है।
क्योंकि हम उसको सेंसेशनलाइज नहीं ठीक करते है हैं। सर, तो मैं अपना सवाल बदलती नहीं, हूँ नहीं, कोई कि issue ये नहीं। बद से बदतर है, मतलब नहीं, एकदम अगेन अलग। वो क्या होता है, वो स्टिग्मेटाइजिंग है। यही प्रॉब्लम है कि आप कोई पेशेंट को लेवल नहीं लगा सकते कि वो वर्स्ट हो गया, वो खराब है, बदतर से बदतर है। नहीं, तो आप एज अ हमारे हिसाब से डॉक्टर नहीं, हाँ, एज अ पेशेंट। इसका जवाब हाँ मेरा ये रहेगा कि हाँ, कुछ ऐसे सीवियर पेशेंट देखे हैं हाँ। कि जिनको इतना सीवियर डिप्रेशन था कि जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, जैसा मैंने आपको समझाया, उनको पूरा स्लीप पे रखे मैक्सिमम टाइम, ताकि वो रिलैक्स हो, ताकि उनके सुसाइडल थॉट जाए, मेडिसिन भी दे, बट उनके सुसाइडल थॉट जा ही नहीं रहे। उन्होंने जहाँ पे एडमिट किया है वहाँ पे भी अपने आप को ख़त्म करने का कोशिश किया। ओह गॉड। ये सीवियर ऐसे केसेस कुछ मैं और दूसरे भी साइकेट्रिस्ट देखते हैं। ऐसे केसेस में हम ईसीटीज एडवाइस करते हैं। ईसीटीज का मतलब है, लॉन्ग फॉर्म है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको लेमैन वर्ड में शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं। हाँ, शॉक I ट्रीटमेंट, know। जो नाम सुन के ऐसे लोग डर जाते हैं, तब तो बिल्कुल पागल कंसीडर कर देते हैं लोग। पर ये झूठ है, रॉन्ग है। अब तक मैंने 40,000 ईसीटीज दिए हैं, 40,000, और मेरे कोई भी पेशेंट्स को कुछ भी अपाय नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सब हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। रियली? हाँ, जो उनका डिप्रेशन था वो अच्छा हो गया है, सुसाइडल से नॉर्मल पे आ गया है। ईसीटी लाइफ सेविंग है। बट गांव में ये चीज शौक, यानी जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसा लगता है कि वो पेशेंट पागल हो गया है, एकदम ही बेकार हो गया है, इसके लिए नहीं, वो बेकार वगैरह नहीं है। वो ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से अच्छा होके पेशेंट आएगा और उसके सुसाइडल थॉट जाएंगे। या फिर उसको वॉइसेस बता रहे थे कि तू मर जा, तू ऐसा कर वैसा कर, वो वॉइसेस बंद हो जाएंगे। हेलुसिनेशंस के अगेंस्ट ईसीटी बहुत अच्छा काम करता है। ओके। तो ईसीटी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। बट ये मीडिया की वजह से जो टीवी मूवीज में दिखाया जाता है कि जैसे ये कोई टॉर्चर का चीज है, नो, पेशेंट को 5 पैसे का पेन नहीं होता है। अच्छा। 5 पैसे, उसको समझता भी नहीं कि उसको शॉक दिया गया है, जबकि ये इस तरीके से इतना बवाल किया जाता है, हाँ, झूठा वो और पूरी खराब। बॉडी ऐसे शिवर कर जाती है और वो जबकि ये सब एनेस्थेशिया के अंडर होता है, 5 मिनट में सब होता है, पेशेंट को कुछ पेन नहीं होता है, उसके सीजर्स भी बहुत हल्के होते हैं क्योंकि उसको मसल रिलैक्सेशन दिया जाता है, बट वो लाइफ सेविंग है। ओके। और ऐसे कितने सीवियर पेशेंट, वो जो सीवियर पेशेंट मैं बोल रहा हूँ, उनको हमने ईसीटी से अच्छा किया है। वो लोग शॉक ट्रीटमेंट से अच्छे मतलब वो हुए हैं। नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस चले एकदम गए। फुल तरीके से। बट अगर वो ट्रीटमेंट नहीं होते तो शायद वो लोग हमारे बीच अभी नहीं होते। ओह। हमने पेशेंट के बारे में बहुत बात कर ली। अब मुझे ये बताइए आप कि अगर कोई पेशेंट है जिसको डिप्रेशन है, तो उसकी फैमिली, फ्रेंड्स या आसपास के लोगों को उसके साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो डिप्रेशन जो ट्रीटमेंट है उसमें सिर्फ मेडिसिन का रोल नहीं है। मेडिसिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। राइट। तो अगर उनकी फैमिली वो समझे कि उनको डिप्रेशन है और हमको उनसे सपोर्टिव बात करनी है, और डिप्रेशन हीलिंग कैसे होता है, इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। Right. अभी बहुत सारे डिप्रेशन के लोग हैं, पेशेंट है, उनको अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत लेट लेके आते हैं बच्चों को। अभी मैं बच्चों का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि जब एग्जाम आए ना, उसके पहले ट्रीटमेंट को लेके आएंगे 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, कि इसको बहुत सैड हो रहा है, ये जो भी है करना अभी नहीं बोल रही है या नहीं बोल रहा है, तब तक डिप्रेशन बहुत बढ़ गया होता है, सुसाइडल थॉट्स होते हैं, उस टाइम रेस्ट देना ज़रूरी होता है। वहाँ पे मम्मी पापा बहुत बार वो नहीं समझते कि ये बच्चे को मेरे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एग्जाम्स तो आती रहेंगी, ये नहीं हुआ तो अगले साल देंगे। वहाँ पे माता पिता डिप्रेशन समझते ही नहीं है। राइट। बोलते नहीं तू स्टडी कर, डॉक्टर ये तो स्टडी नहीं कर रही है, स्टडी नहीं कर रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। तो आपने उस व्यक्ति की जान को वैल्यू देना चाहिए कि उसका जीवन बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही अगर मेडिकल चीज़ होती, सीवियर निमोनिया हो जाता तो आप उसको आईसीयू में रखते, अगर सीवियर टाइफाइड हो जाता आईसीयू में रखते, गॉड फॉरबिड कोविड जैसा कुछ बड़ा बीमारी होता आईसीयू में रखते। बट यही सुसाइडल थॉट है, अटेम्प्ट करने का सोच रहा है पर्सन, उससे उसका जान जाएगा ये हम सोचते ही नहीं है, उसको इतना सीरियसली लेते नहीं है, और उल्टा बोलते ये तो एंजॉय कर रही है, ये तो सब नाटक चल रहे हैं इसके, इसको कुछ करना नहीं है, इसके लिए फिर ये है ना डिप्रेशन का नाटक चल रहा है। जबकि नाटक नहीं होता है। किसी को डिप्रेशन में रहना, उसका गोली लेते रहना, उसमें सफ़र करते रहना, ये चॉइस नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक रहता है। जिस तरीके से कैंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है जीन्स में है, तो जिस तरीके से डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हिट कर देते हैं, उसी तरीके से डिप्रेशन हिट कर देता है।
तो फैमिली मेम्बर्स को इसको मेडिकली समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन के टाइम हम उनको एक्टिवली स्टडी करने को नहीं बोले जब तक वो अच्छा नहीं होता है। कम से कम 1.5-2 महीना अच्छा होने को 50% से ज़्यादा अच्छा होने को लगेगा। और थोड़ा ज़्यादा प्यार और केयर की ज़रूरत होती है। हाँ, बट प्यार केयर क्या होते हैं, माता पिता उसको कंडीशनल देते हैं प्यार को, कि मैं अभी प्यार करूंगी ना बेटा, अभी उठ के स्टडी करने लग जा। अभी वो जो बच्चा है डिप्रेशन वाला या डिप्रेशन वाला, नॉट जस्ट बच्चा, इवन यंगस्टर्स, कोई हाँ, इट कैन बी एनीबॉडी। हाँ, आप जब डिप्रेशन में थोड़ा अच्छा होने लग जाए ना, आप टीवी देखने लग जाओगे, मैचेस देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, वो आपको अच्छा लगेगा। राइट। पहले तो आपको वो भी देखना पसंद नहीं करते थे, ये पार्शियल इंप्रूवमेंट शुरू हो गया। पर घर वाले क्या सोचते, अरे ये तो मैच तो एंजॉय कर रहा है, अरे पर उसको कंप्लीटली अच्छा नहीं हो रहा है, वो फुल अच्छा नहीं हुआ है, रिकवरी फेज में नहीं आया है। तो नहीं डॉक्टर, ये तो वो देख रहा है बट ये काम जाने को हिचकिच करता है, ये पढ़ाई नहीं कर रही वही है। फिर वहीं पे नाटक शब्द लगा सो देते हैं। ऐसा पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से वो पेशेंट अपने आप को, वो पर्सन अपने आप को और ब्लेम करता है। तो फैमिली का नॉन जजमेंटल रहना बहुत जरूरी है। Okay. कि मैं उसको जज नहीं करूं, उसको अपना टाइम दो हील होने को। इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। जैसा फ्रैक्चर हील होने को 1.5 से 3 महीना लगता है, सेम ये माइंड का फ्रैक्चर है, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ्रैक्चर है, इसको भी अच्छा होने को महीने लगते हैं। तो आपको उतना पेशेंस फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स को खासकर, फ्रेंड्स क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, दारू पी ले अच्छा हो जाएगा। आजकल वीड वगैरह ऐसे सब्सटेंस चल रहे हैं, Right. गांजा, चरस, जो नहीं लेना चाहिए। इससे डिप्रेशन और बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी और बढ़ जाएगी, और सिम्टम बढ़ जाएंगे, हील तो नहीं होंगे। ओह, तो इसीलिए फ्रेंड्स ने ये ध्यान देना है कि भाई इसको रॉन्ग चीज़ों में नहीं डालना है, आपको सपोर्टिव रहना है कि हम कहीं पे घूम के आते हैं, कहीं अच्छा प्लेस पे जाके आते हैं जहाँ से तू रिलैक्स हो जाएगा, बट नॉट विथ अल्कोहल। अल्कोहल, दारू नहीं, दूसरे नशा नहीं, सिगरेट नहीं, क्योंकि उससे कम नहीं होगा, उससे और डिप्रेशन बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, उसका इफेक्ट ड्रिंक्स की वजह से, स्मोक की वजह से चला जाता है, फिर आपको उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें फैमिली और फ्रेंड्स ने समझना है, समाज ने समझना है कि हमें सपोर्टिव रहना है। ये कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में, अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, काफ़ी मेंटल हेल्थ का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। तो वो लोग ऑफिसेस में भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि आपको अगर सीवियर डिप्रेशन है तो हम आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वो उनके खुद के काउंसलर भी चुनते हैं सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट ग्रुप्स रहते हैं। ये अपने यहाँ पे बहुत कम है। Right. अपने यहाँ किसी को डिप्रेशन है तो ऐसा समझा जाता है कि वो काम के लायक नहीं है, बिल्कुल। उसको कैसे निकाला जाए जॉब से। ये गलत है। तो मेरा अगला सवाल यही था कि आपके हिसाब से हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इंडिया में भी लोगों को मेंटल हेल्थ की सच्चाई पता हो, डिप्रेशन के बारे में पता हो, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? जो आज हम कर रहे हैं, ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये पार्ट ऑफ अवेयरनेस है। राइट। ऐसा अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, जैसे आपकी इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट बोलते हैं, सब मैं बोलूँगा अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। Okay. यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, इसके लक्षण समझाना, कैसे इससे भी जान जा सकती है ये समझाना। क्योंकि किसी को अगर आप बोले ना कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आप ये 2 गोली आपको पूरा लाइफ लेना है, कोलेस्ट्रॉल का गोली, ब्लड थिनिंग का गोली, तो वो पर्सन पूरा लाइफ लेने को रेडी हो जाता है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक से मरने का डर होता है। राइट। पर किसी को आप बोलेंगे ना कि आप सुसाइड से जान जा सकता है, बहुत सीवियर डिप्रेशन है आपके रिलेटिव को, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता इजीली, उसको सीरियसली नहीं लेता है। जबकि हम लोगों ने कितने लोगों की जान जाते देखा है बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट। सर वैसे तो हम जानते हैं कि डिप्रेशन किसी भी एज के इंसान को हो सकता है, चाहे वो 20s में हो, 30s में हो, 60s में हो, ये हमें पता है। लेकिन इसकी स्टार्टिंग एज क्या हो सकती है? कम से कम सबसे छोटी एज का पेशेंट कितने साल का हो सकता है? आज के टाइम में डिप्रेशन का कोई एज नहीं है। 3 से 4 साल वाले छोटे बच्चे मेरे पेशेंट्स हैं, कई सारे साइकेट्रिस्ट के पेशेंट्स हैं। इतना अर्ली एज में चाइल्डहुड डिप्रेशन शुरू होता है। 100 साल के 90+ वाले कितने बुजुर्ग लोग हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। डिप्रेशन हर एज में है, ओह गॉड, कोई एज इससे छूटा नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, अगर माता, जब पेट में उसके बच्चा है, अगर वो माता डिप्रेशन में है तो उसके बच्चे को बहुत पहले से ही डिप्रेशन के लक्षण आते हैं, या बिकॉज वो डिप्रेशन में थी माता उसकी, बच्चों को जन्म के आसपास बहुत तकलीफ होती है, जन्म के बाद भी काफ़ी वो बच्चे में एनर्जी सिम्टम्स, ग्रोथ सिम्टम्स आते हैं जो कम रहता है। ओह गॉड। हाँ, बट उनको हम बिकॉज काफ़ी अर्ली एज में है वो बोल नहीं सकते, हम डायग्नोज नहीं कर सकते। बट जब भी दिखाए
एज अर्ली एज 3 साल के एज में भी डिप्रेशन एंजाइटी शुरू होता है, 3-4 साल के बच्चे। ओह माय गॉड, मतलब ये बहुत डराने वाला है। हाँ, और आज के टाइम में जब माता पिता के कई बार बहुत झगड़े चलते हैं, डिवोर्स है, सेपरेशन, ऐसे कुछ चीज़ें चल रही है, तो बहुत अर्ली एज में बच्चों में डिप्रेशन होता है। जहाँ पे डिसफंक्शनल फैमिलीज है, बहुत अर्ली एज में डिप्रेशन उनको शुरू होता है। ओके। तो डिप्रेशन का कोई एज नहीं है स्पेसिफिक, हर एज में आता है। हाँ, बट ज़्यादा संख्या में ये युवाओं में देखा जाता है और मिडिल एज में देखा जाता है। लोगों को कुछ सलाह दे पाएं डिप्रेशन से बचने की, या किस तरह से अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, कुछ टिप्स अगर आप दे पाएं हमारी ऑडियंस को। सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस रखना कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई बीमारी है कि जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, ये अवेयरनेस चाहिए। दूसरी बात है कि डिप्रेशन जो स्ट्रेस वाला है उसको हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, जो जेनेटिक है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि वो आना ही है, लेकिन आपका अवेयरनेस रहेगा, आप ट्रीटमेंट बराबर करोगे, उसके अनुसार काम करोगे, तो आप अच्छे भी हो सकते हो, क्योर भी हो सकते हो। राइट। लेकिन जो स्ट्रेस की वजह से आने वाला डिप्रेशन है, कि एक पर्सन में डिप्रेशन नहीं आता, बट वो उसका जो लाइफस्टाइल है या उसका जो पर्सनालिटी है उसमें स्ट्रेस लेने का हैबिट बहुत ज़्यादा है, उस पर आप वर्क कर सकते हो। तो यस, अगर आप प्रिवेंटिव लेवल पे योगा है, प्राणायाम है, ब्रीफ मेडिटेशन है, विपश्यना, इसका डेली रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा आपका रेजिलियंस अच्छा होता है, थोड़ा आप बिल्ड स्ट्रांग होते हो मेंटली, तो आपको डिप्रेशन आने के रिस्क थोड़े कम हो जाएंगे, इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। आप अपने फूड में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा रखते हो, जैसे सिंपल लोगों के लिए वॉलनट बोल सकते हैं, वॉलनट महंगे, तो अलसी का जो बीज होता है वो सबसे सस्ता अच्छा सोर्स है। हाँ, ओमेगा 3 का, ओमेगा 3 नेचुरल स्ट्रेस बस्टर्स है जो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से यंग एज में बचा सकते हैं। तीसरा है लेट नाइट्स अवॉइड करो। आज के टाइम में स्क्रीन टाइम कम कीजिए। स्क्रीन टाइम बहुत करेंगे, प्रोडक्टिविटी कम होता है, नींद खराब होगा तो आपका साइकिल खराब होकर स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन आ जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, तो जो माइल्ड फॉर्म वाला डिप्रेशन है उसमें रेगुलर एक्सरसाइज करने से काफ़ी फर्क पड़ता है। ओके। पॉजिटिव मोटिवेटिंग प्रोग्राम्स देखिए, पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें कीजिए। नाइट का श्योर स्लीप इंश्योर कीजिए कि नाइट का स्लीप प्रॉपर गुड स्लीप होना चाहिए। डे में जो भी काम करने करो, डे में आप स्लीप मत लो। और नशा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि नशे की वजह से डिप्रेशन बहुत बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है और आप अच्छे नहीं होते, पूरा लाइफ उल्टा वो डिप्रेशन चलता रहेगा। तो कोई भी नशा सेवन नहीं करना है। तो जिनको नहीं था डिप्रेशन उनको भी नशे की वजह से डिप्रेशन आ जाते हैं। ओह गॉड। ओके। ये सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे फॉलो, या कोई भी पर्सन फॉलो, तो उसको जो स्ट्रेस रिलेटेड डिप्रेशन आना है वो कम आने का चांसेस है। ओके। तो खाने पीने में, स्लीप में, फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब आपको अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। काफी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा नहीं। 2 हफ्ते से ज्यादा कंटिन्यूस सिम्टम्स है, मिनिमम 2 हफ्ते से है कंटिन्यूस सिम्टम्स है, वो इतने ज्यादा हो गए कि जिसकी वजह से आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, अटेंशन नहीं कर पा रहे हो, आपके रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हो, आपका मूड अप टू द मार्क नहीं है, कभी कभी सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, वो डिप्रेशन है। लेकिन सर जैसे हम लोग मतलब साल में एक बार या 6 महीने में हेल्थ चेकअप कराने के लिए जाते हैं, तो सिर्फ ऐसे हम नॉर्मली भी जा सकते हैं ना मेंटल हेल्थ चेकअप कराने के लिए? बहुत बढ़िया रहेगा वो, उसमें सच्ची में वो विकसित भारत रहेगा। क्योंकि आप अगर डेवलप्ड कंट्रीज में जाओ तो आपको जल्दी साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। रीजन इज वहाँ पे इतना अवेयरनेस है, साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स का आपको जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। 2-3 महीने के मिनिमम वेटिंग्स होते हैं, उनके चार्जेस काफ़ी हाई होते हैं। रीज़न है कि वहाँ पे इसको स्टेटस सिंबल कहा जाता है। जैसे आप भारत में अगर आप बोलोगे कि आपके पास कोई लग्जरी कार है तो आप रिच हो, वहाँ पे अगर आपके पर्सनल साइकेट्रिस्ट है तो आप रिच है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर साइकेट्रिस्ट रेगुलर जाते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। इतना इंपॉर्टेंस वहाँ पे समझते हैं कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट। उस दिन अपना भारत विकसित होगा कि जब लोगों में ऐसे अंडरस्टैंडिंग आएगी कि जैसे मैं 6 महीने से फिजिकल हेल्थ का स्क्रीनिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वैसे मैं मेंटल हेल्थ का भी स्क्रीनिंग करूंगी, तो उस टाइम भारत विकसित भारत रहेगा। सारी चीज़ों के सर आपने इतने आसान से जवाब दिए कि हमारी व्यूवर्स को समझ में आ ही गया होगा। और अगर हमारी ऑडियंस की डिमांड होगी पार्ट 2 लाने की, तो हम आपको फिर से थोड़ी तकलीफ देना चाहेंगे। जरूर, धन्यवाद। तो अगर आप भी मुंबई में रहते हैं या मुंबई के आसपास कहीं पर रहते हैं, तो आप भी डॉक्टर पवन सोनार को दिखा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। उनका नंबर, उनके क्लिनिक का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको लगता है कि एक बार आपको जाना चाहिए तो प्लीज़ जाइए।
तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर जान है तो जहान है। जिस तरह से आप अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं, प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखिए। लाइफ में कुछ भी हो जाए, निराश मत होइए, उदास मत होइए। तो बस जाते जाते मैं फिर आपसे वही 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।